औषधि पौधे के खेती के लिए अलग अलग तरीके के भूमि और मिट्टी की आवश्यकता होती है। कुछ एक दलदली भूमि होती है जहाँ पे ज़्यादा छांव होता है तथा दलदली भाग होता है। ये जो दलदली भाग है इसमें भी ये मंडूक, पर्णी, ब्राह्मी तथा बच इत्यादि को हम उगा सकते हैं और इससे इसमें उसके गुण और उसके तत्व की रासायनिक तत्व की जो मात्रा है वो अधिक होती है। कुछ एक भूमि सूखा होता है, जो सूखे भूमि में उगने वाले औषधि पौधे होते हैं वो है अश्वगंधा, चंद्रसूर इत्यादि। कई एक ऐसे वृक्ष होते हैं, वृक्षों के सहारे भी हम औषधि पौधों को ऊपर चढ़ा सकते हैं जो बेल के रूप में होते हैं। जैसे गिलोय को पौधे के या किसी सहारे की आवश्यकता होती है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है।
अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, राज्य शासन ने किसानों के हित में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसान भाइयों से गोबर खरीद कर उसका वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट बनाया जाता है और किसान भाइयों को उचित मूल्य में इसे उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनकी फसल लागत कम हो और उनका लाभ बढ़े। साथियों, वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट कैसे तैयार किया जा सकता है, इसका उपयोग कैसे किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए कि लाभ अधिक हो, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद से डॉक्टर कुणाल चंद्राकर। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप इस विषय में कुछ और जानना चाहते हो, आपके कोई प्रश्न हो, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट वास्तव में है क्या? देखिए, वर्मी कंपोस्ट और ये सुपर कंपोस्ट जो है कार्बनिक पदार्थों से युक्त एक जैविक खाद है जी। और ये स्थूल कार्बनिक खाद है, मात्रा में ये अधिक होती है जी जी। और जब ये मिट्टी में जाती है, पूर्ण रूप से जैविक खाद है, और जब ये मिट्टी में जाती है तो प्राकृतिक रूप से मृदा की जो उर्वरा शक्ति है उसको ये बढ़ाती है जी। साथ में जो मृदा की भौतिक स्थिति है, उसकी जो जल धारण क्षमता है जी जी। उसमें जो रंध्राकाश होते हैं मृदा में, उसकी संख्या को ये बढ़ाती है और जो ह्यूमस की मात्रा है उसमें यह वृद्धि करती है जी जी। तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को जो वर्मी कंपोस्ट है और सुपर कंपोस्ट है, इसको कृषि में उपयोग करना चाहिए। सर, इसके पोषक तत्व क्या क्या है, किस तरह से ये फसलों के लिए लाभकारी है? देखिए, इसमें मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास जो हम कहते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो द्वितीयक पोषक तत्व हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये भी इसमें उपलब्ध होते हैं। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे कि आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, ये सब भी इसमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो ये एक समझ लीजिए कि सभी प्रकार के पोषक तत्व इसमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं जी जी। सर, फसलों में इसकी कितनी मात्रा उपयोग की जाए? वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट में जैसा कि आपने बताया थोड़ा सा अंतर है, तो कितनी मात्रा इसकी उपयोग किए जाए ताकि अधिक भी ना हो और लाभकारी हो? देखिए, वर्मी कंपोस्ट को जैसे धान्य जो फसलें हैं उसके लिए 2.5 से 4 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको उपयोग करना चाहिए जी। और अगर सब्जी किसान भाई उगाते हैं तो उसको 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको उपयोग करना चाहिए। फलदार पौधे अगर लगाते हैं किसान भाई तो जब पौधों का रोपण किया जाता है उस समय 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति गड्ढे में हम इसको उपयोग करें, इसकी अनुशंसा की जाती है जी। और इसके पश्चात 2 से 3 वर्षों के पश्चात जैसे फूल आने की स्थिति होती है फसलों में, उस समय भी इनको हम 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से
इसको उपयोग करें, उस समय हमें ये ध्यान देना होगा कि जो वृक्ष जो है उसका या पौधा है उसका जो कैनोपी एरिया होता है, जहाँ तक उसकी शाखाएं और पत्ते जो फैले होते हैं, उस जगह पे हमको इनको गोला बनाकर ये जो खाद है उनको हमको प्रयोग करना है। जी 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 सर, ये वर्मी खाद या सुपर खाद जो हम बनाते हैं, इसके बनाने की विधियाँ क्या है? देखिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने की काफ़ी सारी विधियां हैं, काफ़ी आसान है और किसान भाई इसको बना सकते हैं। सबसे पहले तो किसान भाई परमानेंट जो सीमेंट की टंकियां होती है उसमें इन खादों का निर्माण कर सकते हैं जी। और इसके लिए जो एक आदर्श साइज़ इसकी जो होती है वो होती है 10 से 12 फीट ये लंबा होना चाहिए। अच्छा। 3 से 4 फीट इसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 2 से 2.5 फीट इसकी गहराई होनी चाहिए। और जब किसान भाई परमानेंट टंकियों में इसका निर्माण करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि नीचे जो है टंकी के तले में एक छेद वो छोड़ दें, ताकि जब उसमें हम पानी देते हैं केंचुआ जो है उसमें नमी बनाने के लिए, खाद में नमी बनाने के लिए, तो जो अधिक मात्रा में जो जल है वो उसकी निकासी हो जाए इसलिए। और ये जो होता है एक अच्छी गुणवत्ता का वर्मी वॉश ये इससे तैयार होता है, जो भी एक इसको समझ लीजिए एक तरल जी जी। ये सर हमारे एक साथी का फोन पहले सुन ले। हेलो हेलो। हाँ दीदी नमस्कार, मैं हेलो मैं तरफ से भुवन दास जांगड़े बोला था। हेलो। हाँ दीदी नमस्कार, सिरवा बांधा से भुवन दास जांगड़े बोला था। नहीं हो पा रहा है, आप अपनी बात जारी रखें। जी हाँ, तो एक तरल उर्वरक के रूप में जी संपर्क हो। हाँ नमस्कार। कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट हटा दीजिएगा, खेत में हम कैसे उपयोग करने का जानकारी ले रहे डॉक्टर साहब से। अच्छा जी जी, हम आपको बताते हैं, सर बताइए। जी हाँ, जांगड़े जी अभी वही चर्चा कर रहे थे, ये जो वर्मी कंपोस्ट है और जो सुपर कंपोस्ट है ये एक जैविक खाद है, जैसे गोबर की खाद होती है उसी प्रकार से, और इसको आप सभी को खेतों में उपयोग करना है। देखिए अभी हम निरंतर रसायनों की ओर जा रहे हैं और ये जो जैविक खाद है उसका उपयोग कम होता जा रहा है, तो दोनों खाद अभी आसानी से उपलब्ध हैं। लगभग सभी गांव में आज गोठानों की व्यवस्था कर दी गई है और शासन स्तर पर भी जो है सोसाइटियों के माध्यम से भी ये जो खाद है वो लगभग 1 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उपलब्ध हो रहा है। तो इन दोनों का खादों को जब किसान भाई खेत की जुताई करें, अंतिम जुताई करें, उस समय इन खादों को जो खेत में मिला दें और फिर अच्छे से पाटा चला के खेत की तैयारी करके फसलों को आप लगा दें। तो ये जैविक खाद हैं और इनका उपयोग करने से काफ़ी लाभ हैं। ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ये बढ़ाते हैं, जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं और रोग और कीटों से भी ये फसलों को बचाने में ये लाभदायक होते हैं। जी जी सर, इस प्रश्न से पहले आप हमें बता रहे थे वर्मी कंपोस्ट सुपर कंपोस्ट बनाने की विधियाँ। जी हाँ मैडम, तो परमानेंट टंकियों में जब हम नीचे छेद छोड़ देते हैं और जो अधिक जो पानी है वो जब निकल जाता है जी जी, तो वो एक उच्च गुणवत्ता का वर्मी वॉश उसको कहते हैं। वो एक तरल खाद हमको तैयार हो जाता है, वो प्राप्त होता है। उसको भी किसान भाई चाहें तो उसको स्प्रे के माध्यम से फसलों में दे सकते हैं या फिर सीधे जड़ों में उसको डाल सकते हैं। तो एक तरीका तो परमानेंट जो टंकी है उसमें हम वर्मी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं। दूसरा होता है HDPE टैंक, उसको कहा जाता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन टैंक। उसको सर एक और साथी का फोन है। हेलो हेलो। हाँ जी मैम नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ मैम, कन्या दमोह, जिला बालाघाट से। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी जी, मेरा प्रश्न ये है मैम कि जैसे वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट से जैसे बनाने के लिए हमको प्रशिक्षण जैसे लेना है तो कहाँ से इसके लिए मिले जानकारी? जी अच्छा सर, ये खुद बनाना चाहते हैं खाद बनाने के लिए प्रशिक्षण, अच्छी जानकारी। जी जी सर बताइए कैसे सीख पाएंगे बनाना? जी मानेश्वर जी, देखिए आपको अगर प्रशिक्षण लेना है तो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जाते हैं और वहाँ से आपको प्रशिक्षण मिल जाएगा। वहाँ से आपको जो लिटरेचर है कि कैसे आपको वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट का उत्पादन है करना है, वो भी सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा आपके प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। कृषि महाविद्यालय हैं, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी और कृषि विज्ञान केंद्रों से आप संपर्क करें, वहाँ आपको पूरी जानकारी कैसे आपको कंपोस्ट ये तैयार करना है, वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट, ये सारी जानकारी आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। जी 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 सर, आप अपनी बात जारी करें। दूसरा तरीका ये होता है मैडम HDPE टैंक, हम उसको कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन टैंक।
इसको कहा जाता है, और हरे रंग की ये टंकियाँ होती है। अच्छा। और किसान भाइयों को आसानी से उपलब्ध होता है, किसान भाई जानते भी हैं, इसमें किसान भाई खाद को तैयार करते भी हैं। ये लगभग 12 फीट इसकी लंबाई होती है, 4 फीट ये चौड़ा होता है और 2 फीट इसकी ऊंचाई होती है। और इसमें इसकी डिज़ाइन इस तरह से की जाती है कि इसमें जालियां लगी होती है। अच्छा। ताकि हवा का आवागमन इसमें होता रहे, और जो जब पानी किसान भाई उसमें देते हैं तो जो अधिक जो मात्रा में जो जल है वो भी निकल जाए, इसके भी तले में छेद दिया जाता है और उससे भी हम वर्मी वॉश को इकट्ठा करके उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ हमको और करना है कि शेड की हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो किसान भाई देसी तरीका इसमें अपना सकते हैं और जो घास फूस के छज्जे बनाकर, छोटी सी लकड़ी का छज्जा बनाकर उसमें उसको लगाकर शेड बनाकर धूप से केंचुओं को बचा सकते हैं। तीसरा एक तरीका होता है कि ओपन कास्ट मेथड इसको कहा जाता है, और सीधे खुले में किसान भाई पॉलीथीन बिछाकर लगभग 6 इंच का ईंट चारों ओर से घेर दें, और सुविधा अनुसार जो किसान भाई उसके आकार को रख सकते हैं, उसमें किसान भाई उसमें भी वर्मी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं। सर, आपने विधियों में एक चीज़ का जिक्र किया कि इसमें केंचुए का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रजाति का केंचुआ उपयोग करना ज़्यादा लाभदायक होता है? देखिए, केंचुए की 2-3 किस्में अच्छी इनके लिए अनुशंसित की जाती है। एक होता है आइसिनिया फेटिडा, कहते हैं रेड वर्म इसको कहा जाता है। दूसरा यूड्रिलस यूजेनी होता है, और तीसरा आइसोनिक्स हेक्सावेट्स कहा जाता है। तो ये पाया गया है, जो इसमें काम हुआ है, रिसर्च हुआ है, उसमें जो आइसिनिया फेटिडा जो किस्म है वो काफ़ी अच्छी किस्म है, और इसका उपयोग किसान भाइयों को करना चाहिए। ये सर कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसान भाई? ये देखिए, गोठान में आसानी से आज ये केंचुए उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसान भाई ये जो केंचुआ है उसका प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालयों में भी जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है, वहाँ से भी किसान भाइयों को ये जो केंचुए है आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। जी। सर, अगर हमारे किसान भाई अपने खेतों में या अपने आसपास किसी जगह में वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट तैयार करते हैं, तो वो उच्च गुणवत्ता वाली खाद बनी है कि नहीं, इसका परीक्षण वो कैसे करवा सकते हैं? देखिए, इसके लिए राज्य स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है प्रदेश स्तर पर रायपुर में, वहाँ पे किसान भाई इसको टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा जैव उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है लवांडी में, वहाँ पे किसान भाई ये जो उर्वरक है इसको परीक्षण करा के उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी। सर, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन में वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट किस प्रकार से सहायक है? देखिए, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का जो नियम है वो ये कहता है कि हमें रसायनों को और जैव उर्वरकों को, जैविक खाद को, दोनों को हमको मिलाकर हमको उपयोग करना है। और ये इसलिए कहा जाता है ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहे। अभी वर्तमान में ये देखने में आता है कि रसायनों का उपयोग कहीं न कहीं बढ़ा है, किसान भाई उर्वरकों का प्रयोग अधिक मात्रा में कर रहे हैं, और जो जैविक खाद है उनका उपयोग कम हो रहा है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति में नुकसान हो रहा है, ह्रास हो रहा है, उसका जल धारण क्षमता उसकी कम हो रही है, मृदा कठोर हो रही है। किसान भाई इसको अनुभव भी करते होंगे। तो अगर मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाना है, उस मृदा को हमको अगर भुरभुरा बना के रखना है और ताकि हम अच्छा उत्पादन ले सकें कम लागत में, तो इसके लिए हमको समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाना है। और इसके लिए ये जो रसायनों के साथ है हमको वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, इनका उपयोग करना है। लगभग 75% जो मात्रा है पोषक तत्वों की उसको हम रसायनों के द्वारा दें, रासायनिक उर्वरकों के द्वारा, और जो 25% जो मात्रा है उसको हम वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, इनके माध्यम से, हरी खाद इत्यादि के माध्यम से हम इसको प्रदान कर सकते हैं। आपने जैसे बताया कि मिट्टी में किन तत्वों की कमी है ये पहले परीक्षण करवाना जरूरी है, उसके आधार पर ही हम समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं। तो मिट्टी परीक्षण कब और किस मतलब कहाँ कैसे कराना चाहिए? देखिए, अभी जो समय है वर्तमान में, मई का अभी महीना चल रहा है, वो बहुत उपयुक्त है मृदा नमूना लेने के लिए किसान भाइयों के लिए। और इस समय खेत अभी खाली रहता है, किसान भाई अगर रबी की फसल भी लेते हैं तो लगभग कटाई उनकी पूरी हो जाती है। और इस समय किसान भाई खेत से मिट्टी का नमूना ले लें, उनको प्रयोगशाला भेज दें, जो भी जानकारी उसमें मांगी जाती है उसको व्यवस्थित रूप से लिखकर, और उसके पश्चात जब उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड जब उनको प्राप्त हो जाएगा तो उसके आधार पर
किसान भाई जो उसमें अनुशंसा दी जाती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड में, एक कंप्लीट वो पैकेज होता है। उसको किसान भाई पहले तो समझें अच्छी तरह से, अगर समझ नहीं आता है कोई बातें उसमें तो कृषि विभाग के माध्यम से और कृषि विज्ञान केंद्रों में जाकर किसान भाई अपनी जो जिज्ञासा है उसको शांत कर सकते हैं और उसके आधार पर वो उर्वरकों का और जैविक खाद का उपयोग करें। जी जी सर, जैविक खाद में हरी खाद का भी उपयोग किया जाता है, तो ये हरी खाद क्या है और किस तरह से तैयार की जाती है? देखिए हरी खाद जो है इसमें 2-3 फसलों को हम ले सकते हैं। ढेंचा इसमें ले सकते हैं, सनई इसमें ले सकते हैं और किसान भाई अभी जब खरीफ की फसल लगाएंगे तो उसके 30 से 35 दिन पहले इन फसलों को लगाया जाता है। पानी की व्यवस्था किसान भाइयों को करनी पड़ेगी और उसके पश्चात लगभग 30 से 35 किलो हरी खाद की जो फसलें हैं उसके बीजों की आवश्यकता होती है और इनको किसान भाई खेत में छिड़क दें। उसके पश्चात जब ये फसलें 30 से 35 दिन की हो जाए, जो कि तुरंत फूल आने के पहले की जो अवस्था है वो होती है, उस समय किसान भाई इसको खेत में काट कर गिरा दें और उसमें कल्टीवेटर या रोटावेटर चलाकर उसको अच्छे प्रकार से खेत में मिला लें। उसके पश्चात किसान भाई उसमें फसलों की जो है बुआई कर दें, रोपाई कर दें। तो ये जो हरी खाद है नाइट्रोजन के अलावा जो मुख्य पोषक तत्व है उनकी ये पूर्ति करता है, मृदा की भौतिक स्थिति को ये सुधारता है और फसल की जो लागत है उसमें भी कमी लाएगा। अगर किसान भाई 2 वर्ष 3 वर्ष तक इन हरी खाद का उपयोग करते हैं अपने खेतों में तो उर्वरक की लागत काफ़ी हद तक किसान भाइयों को कम हो जाएगी और उत्पादन भी किसान भाइयों को काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। जी जी, आपने जैसे बताया था कि किसान भाई खुद अपने खेतों में भी या अपने गोठानों में ये हरी खाद या वर्मी खाद बना सकते हैं, तो वर्मी खाद बनाने में उन्हें कितनी लागत लग जाएगी, एक यूनिट जो अपने तैयार करें उसके लिए? देखिए किसान भाई अगर परमानेंट टंकियों में इनको बनाते हैं तो उसकी लागत थोड़ी ज़्यादा आती है, 20 से 25 हज़ार रुपये लगभग लग जाएगा। तो किसान भाई अगर छोटे स्तर पर इनको करना चाहते हैं तो जो HDPE टैंक जो होता है, हरे रंग की टंकियाँ होती है, उसमें किसान भाई ये जो वर्मी कंपोस्ट की टंकियाँ हैं उसको इंस्टॉल कर लें, अपने खेतों में स्थापित कर लें और उसको बनाएं। लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये के आसपास प्रति टंकी का खर्च आएगा। 4 हज़ार रुपये के आसपास ये टंकी आती है और बाकी जो खर्च हैं ऊपर शेड की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी, केंचुए हमको लाने पड़ेंगे। तो और इनको मिलाकर लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये में किसान भाई इन टंकियों को स्थापित कर सकते हैं। एक चीज़ और किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जब भी किसान भाई वर्मी कंपोस्ट तैयार करें तो केंचुए को डालने के पश्चात केंचुआ जो होता है वो अंधेरा पसंद जीव होता है, तो उसके लिए किसान भाई बोरे से ढकते हैं अंधेरा बनाने के लिए और नमी बनाने के लिए। तो केंचुआ जो है वो बोरों को भी खा जाता है। तो उसका सस्ता देसी जो तरीका है वो ये है कि किसान भाई पैरे का उपयोग करें। जो टंकी को जब भर लें तो उसके ऊपर ऊपरी परत में पैरों को बिछा दें किसान भाई, तो केंचुए को अंधेरा भी उससे प्राप्त हो जाएगा और पैसे की भी उसमें बचत होगी। तो इन बात का किसान भाई इस बात का ध्यान रखें। जी सर, वर्मी कंपोस्ट से सुपर कंपोस्ट बनाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? देखिए सुपर कंपोस्ट के लिए लगभग 20 से 25 दिन पुराना हमको गोबर लेना है और हमको वेस्ट डिकम्पोज़र जो होता है उसका उपयोग करना है। वेस्ट डिकम्पोज़र को बनाने के लिए किसान भाई पहले तो 200 लीटर पानी ले लें और वेस्ट डिकम्पोज़र की छोटी सी डिब्बी आती है उसको किसान भाई ले लें, वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और उसके पश्चात 200 लीटर पानी में हमको 2 लीटर गुड़ को उसमें घोल देना है और जो डिकम्पोज़र जो है डिब्बी है छोटी सी उसका जो कल्चर है उसको निकाल कर किसान भाई लकड़ी की सहायता से उसको निकाल लें और उसमें डालकर उस टंकी में डालकर उसको सुबह शाम उसको घुमाना है, अच्छे प्रकार से उसको घोलना है और लगभग 5 से 6 दिन में ये डिकम्पोज़र तैयार हो जाता है। और इसके पश्चात जब हम 20 से 25 दिन जो पुराना हमने गोबर लिया है उसको अच्छे प्रकार से अगर किसान भाई चाहें तो परमानेंट टंकियों में इसको भर सकते हैं या फिर CPT की टंकियां होती है उसमें या और गड्ढे खाद के गड्ढे होते हैं उसमें किसान भाई इस गोबर को भर लें और उसके पश्चात बांस या लकड़ी की सहायता से उसमें छेद कर दें किसान भाई और जो डिकम्पोज़र है उसको उसमें डाल दें। ये प्रक्रिया किसान भाइयों को 3 से 4 बार इसको करनी चाहिए और उसके पश्चात बीच बीच में हमको नमी को हमको बना कर रखना है। जैसे अभी गर्मी का समय है, तापमान बहुत ज़्यादा है, तो हमको लगभग रोज उसमें पानी देने की आवश्यकता है। और
अगर जैसे बारिश का समय होता है तो उस समय पानी देने की आवश्यकता नहीं है जी। अगर ठंडी का मौसम होता है तो 4 दिन 5 दिन में हम उसमें पानी दे सकते हैं जी जी। और इस प्रक्रिया को इस प्रकार से अपना के लगभग 60 से 70 दिन में हमारा जो सुपर कंपोस्ट है उच्च गुणवत्ता का जी वो तैयार हो जाएगा। जी जी सर, इसमें वर्मी वॉश जो है उसका खेतों के उपयोग के अलावा सुना है कि कॉस्मेटिक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो यदि कोई व्यावसायिक तौर पर इसको उत्पादन करे तो उन्हें क्या करना चाहिए? जी हाँ, देखिए अगर किसान भाई व्यावसायिक तौर पर इसका उत्पादन करना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट की जो परमानेंट टंकियों को वो किसान भाई अपनाए, परमानेंट टंकी की जो मेथड है, विधियाँ उसको अपनाएं और सभी में किसान भाई जो मैंने बताया जो उनके तले में छेद कर दें और उसके पश्चात एक नाली बना दें, एक लाइन से टंकियों को बना दें, नालियाँ उसमें बना दें और लगातार उसके पश्चात जो वर्मी वॉश है वो उसमें इकट्ठा होता रहेगा, उसके पश्चात उसको इकट्ठा करके उसको उपयोग कर सकते हैं। जी 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 सर, और कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? देखिए किसान भाइयों को ये सुझाव है कि अभी वर्तमान में मिट्टी नमूने जो लेने का सही समय अभी है, तो किसान भाई मृदा का नमूना लें अच्छी प्रकार से, सही विधि से उसको प्रयोगशाला भेजें और उसका जो परीक्षण परिणाम आता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर, उसके आधार पर वो उर्वरकों की खाद की अनुशंसा करें, समय पर फसलों को लगाएं, सिंचाई का प्रबंधन अच्छे से करें, कर्षण क्रियाओं को करें और कम लागत में अधिक से अधिक किसान भाई उत्पादन को प्राप्त करें। जी सर। सर, सुपर कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जो है वो आसानी से कहाँ उपलब्ध हो सकती है? जो किसान भाई तैयार नहीं कर रहे हैं वो अगर लेना चाहें तो कहाँ उपलब्ध हो सकता है? देखिए अभी छत्तीसगढ़ शासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की कि गोठान में लगभग सभी गोठान में वर्मी कंपोस्ट और ये सुपर कंपोस्ट है, इनका निर्माण किया जा रहा है, तो किसान भाई वहाँ से वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट को ले सकते हैं। और इसके अलावा सोसाइटियों के माध्यम से भी ये जो खाद है उनको किसान भाइयों को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रति एकड़ लगभग 1 क्विंटल जो है वर्मी कंपोस्ट या सुपर कंपोस्ट किसान भाइयों को उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वहाँ से किसान भाई उसको प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आज के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।